हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पंचायती राज एक्ट 1947। और इसमें हम ये पहले देख लेते हैं कि अमेंडमेंट्स कुछ हुए इस एक्ट में, तो वो कब कब हुए। तो जो अमेंडमेंट हुए वो 2000, 2001, 2004, 2007 में हुए। और इसके बाद उत्तरांचल स्टेट अलग बन गई। तो अलग बनने के बाद उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए, बट क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली पंचायत राज एक्ट पढ़ेंगे, तो हम जितना भी उत्तरांचल का पार्ट है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं दो डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। डेट है जिस दिन 1947 में 7 दिसंबर 1947 में गवर्नर जनरल की हमको असेंट मिली इस एक्ट पे। तो एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो असेंट जब पूछा जाए तो 7 दिसंबर 1947 लिखा जाएगा। और जब हमने पूछा जाए कि पब्लिश कौन सी डेट को हुआ है 1947 का ये जो पंचायती राज एक्ट है, तो ये हुआ है आपका 27 दिसंबर 1947। तो उस दिन ये पर पब्लिश हुआ है। इसी के बाद देख लेते हैं कि इसका ब्रॉड जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो ब्रॉड ऑब्जेक्ट है और उसका प्रिएम्बल जो है ये लगभग लगभग दोनों मैच करते हैं। और इसमें जो मेन ब्रॉड ऑब्जेक्ट है वो दो हैं, स्टैब्लिश करना और डेवलप करना। क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश और डेवलप करना, ये इसके मेन उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टैब्लिश। स्टैब्लिश जो वर्ड है ये क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसके बारे में, बच्चों को बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिश जो है 1947 में हुई है। पंचायती राज ये जो सिस्टम, ये जो एक्ट है, ये जब आ गई है तो ये पंचायती राज सिस्टम जो है ये एक्चुअली कब स्टैब्लिश हो चुका है? 1947 में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, उनका तर्क ये होता है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है 73rd अमेंडमेंट, जिससे पार्ट 9 इंट्रोड्यूस हुआ है, वो 1993-94 में हुआ है। तो वो पंचायती राज तब से स्टैब्लिश हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये जानना जरूरी है कि देखिए स्टैब्लिश ऑलरेडी कब हो गया था ये पंचायती राज एक्ट के द्वारा, ये पंचायती राज सिस्टम 1947 में, ठीक है। लेकिन ये उसके बाद कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कभी स्टेट्स ने अपनी पावर शेयर नहीं करनी चाहिए पंचायत के साथ। तो इस वजह से क्या है, ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसको गवर्नमेंट जो थी, बीच में बहुत सारी गवर्नमेंट्स थी, बहुत सारी उन्होंने ट्राई किया कि यार कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे ये लोग स्टेट्स जो हैं ये अपनी पावर शेयर करें और पंचायती राज सिस्टम को अपने इंप्लीमेंट करें। बट ये क्या है, ये कभी हुआ नहीं। तो ये एक्चुअली पॉसिबल कब हो पाया? जब 1993 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सोची गई और सोच के इसके इम्प्लीमेंट किया गया 1993-94 में। तो एक्चुअली क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या स्टैब्लिश नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन डाल दी गई स्टेट्स के ऊपर कि अब उनको क्या है, अब उनको नेसेसरली क्या करना है, पंचायती राज बनाना है। पंचायती राज सिस्टम जो है उस चीज को क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाई गई। एक और बात भी थी, चूंकि ये मैटर क्या था, ये मैटर आपका स्टेट लिस्ट में आता है, यानी लिस्ट नंबर 2 में आता है और इसका एंट्री नंबर 5 में आता है। तो इस वजह से ये क्या था, ये प्योर सब्जेक्ट किसका था? स्टेट का सब्जेक्ट था। अब सेंटर इसमें बड़ी कंफ्यूज रहती थी कि ये हमारा सब्जेक्ट है नहीं और हम डेस्परेट हैं, यानी सेंटर डेस्परेट था कि यार ये चीज बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ इसकी एक्ट है बल्कि ये क्या है, गार्डियन प्रिंसिपल भी है और डीपीएसपी में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। तो एनी हाउ वो क्या करना चाहते थे, वो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। बट उनके पास क्या लिमिटेशन थी? उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन थी। और वो क्या लिमिटेशन थी कि ये मैटर जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है, इस वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे थे सेंटर वाले। तो इन्होंने क्या किया, एक रास्ता निकाला
और रास्ता निकाला, कैसे रास्ता निकाला कि वो सीधे तौर पे तो इंटरफियर नहीं कर सकते थे स्टेट्स के सब्जेक्ट्स में, ठीक है, पंचायती राज जो स्टेट का सब्जेक्ट, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक ऑब्लिगेशन स्टेट्स के ऊपर डाल दी। तो इस तरीके से ये जो है क्या हुआ, इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाया, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ये डेवलप करना क्या हुआ। अब ये डेवलप करना, देखिए पंचायती राज ये एक सबसे निचले दर्जे की गवर्नमेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये पहली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है जो सेंट्रल लेवल पे होती है, दूसरी होती है स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है, और एक बेसिक लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है एक तरीके की गवर्नमेंट ही है ये। हाँ, तो वो क्या है, विलेज गवर्नमेंट है जिसको हम विलेज पंचायत कहते हैं। ऐसे ही शहर में है म्यूनिसिपैलिटी, वो भी एक तरीके की सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट है जो आपकी अर्बन एरियाज में है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ही क्या है, टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो चाहे वो पंचायत हो, तो ये दोनों ही क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं एक तरीके से। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसकी हम बात करते हैं वो पंचायत है। तो ये पंचायत कहाँ पाई जाती है, रूरल एरियाज, तभी क्या लिखा हुआ है, ये रूरल एरियाज ऑफ यूपी में ही देखी जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रियम्बल पे। तो प्रियम्बल जैसे मैंने बताया बिल्कुल ऊपर जो ऑब्जेक्ट है ये वाला उसी के जैसा बिल्कुल प्रियम्बल है, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं इस प्रियम्बल में। तो वो क्या है कि टू मेक बेटर प्रोविजंस फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ग्राम पंचायत जब आप स्टैब्लिश करोगे और जब आप इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलप करोगे, इस तरीके की डेवलपमेंट करोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोत्साहन देकर, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको क्या है, एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी आप वहां के लोगों के हाथ में दे दोगे। तो ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल पे, विलेज लेवल पे हो जाएगा, और उससे क्या होगा, एक बेटर प्रोविजन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का बन जाएगा। अब तक क्या था, इससे पहले क्या हुआ करता था, आप अगर जो खुद प्रैक्टिकली एनालाइज करें तो एक साधारण आदमी जो होता है वो एक सीएम से या एक पीएम से बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता है। तो एक बार उसका मिलना मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो वो बात तो आप दूर की बात बिल्कुल हो जाती है, छोड़ दो, बहुत दूर हो जाता है कि वो अपनी जो मुद्दे हैं, अपनी जो इश्यूज हैं, उनको सीएम या पीएम से डिस्कस कर सके। लेकिन चूंकि विलेज पंचायत यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है अब डेवलप हो रही है, और इस डेवलप करने के बाद जो परिणाम है वो ये होंगे कि एक साधारण आदमी सुबह सुबह क्या करता है, वो ब्रश करके घर से बाहर निकलता है, दातून करता है गांव से, और घर निकल के बराबर में उसका प्रधान का घर है। तो उसको याद आता है कि एक खड़ंजा यानी एक रोड जो ब्रिक्स की बनती है वो नहीं बनी है उसके घर के आगे, और वो इसकी ऑब्लिगेशन थी कि पंचायत की कि उसको बनाना था। अब क्या है, वो बनी नहीं है। तो इसमें क्या करेगा वो आदमी, वो दातून करता हुआ ही सीधे सीधे किसके दरवाजे पे नॉक कर देगा, प्रधान के, जो क्या है, जो पंचायत का हेड है। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ, ये जो प्रधान से इसने अपनी समस्या को डिस्कस किया, ये जो इतनी आसानी से अप्रोच कर लिया इसको, प्रधान को इसने, तो ये एक सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो गांधी जी अपने ड्रीम में सोचते थे कि गवर्नमेंट हो तो ऐसी हो कि जाओ नॉक करो या बोल दो और काम बिल्कुल आपका जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी तुरंत सुनी जाएगी। इसी के कंपैरिजन में क्या है, सीएम पीएम इस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो बड़े लेवल पे जो होती है उससे आदमी का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, बड़ी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो गवर्नमेंट। तो इसी वजह से क्या है, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कही गई है कई जूरिस्ट्स के द्वारा। इसी के आगे देख लेते हैं, प्रियम्बल जब हम पूरा कर लेते हैं तो हम आते हैं किसके, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट पे, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, सबसे पहले हम देखेंगे इसको पंचायती राज एक्ट 1947 कहा जाएगा, इसका टाइटल है। एक्सटेंट, एक्सटेंट की बात करेंगे तो जनरली एक्सटेंट क्या होता है, स्टेट्स के रिगार्डिंग बताया जाता है। यहाँ पे भी बताया गया है कि यहाँ क्या है, ये उत्तर प्रदेश के लिए है क्योंकि वो यूपी पंचायती राज एक्ट है तो सिर्फ स्पेसिफिकली यूपी के लिए है। लेकिन
इसी के अलावा कुछ एक्ट्स में ये भी बताया जाता है कि ये एक्ट्स क्या है, कहीं कहीं जैसे बताया जाता था, है नहीं, जाता था कि ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में वो वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं बताई गई है। यहाँ थोड़े डिफरेंट तरीके से बताया गया है कि कहाँ कहाँ तक इसका एक्सटेंट होगा, कहाँ तक इसकी एप्लीकेशन होगी, कहाँ तक ये एक्ट अप्लाई होगा। तो ये साफ साफ मना कर रखा है कि कुछ जगह ये जो है एक्ट नहीं अप्लाई होगी। तो जब मैंने एक्सेप्ट के बाद की जो चीजें येलो से मार्क कर रखी हैं, उसमें आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है सिटी में अप्लाई नहीं होगी, ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है म्यूनिसिपैलिटी में अप्लाई नहीं होगी, ऐसे ही मैंने बताया हुआ है नोटिफाइड एरिया में अप्लाई नहीं होगी, ऐसे ही मैंने बता रखा है कैंटोनमेंट में अप्लाई नहीं होगी, और ऐसे ही नगर पंचायत में नहीं अप्लाई होगी। तो कहने का मतलब जो है, ये जो सब चीजें हैं, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें कहाँ से मिलती हैं। तो आप देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 में ही कहीं ना कहीं जो इंट्रोडक्टरी आपके आर्टिकल्स हैं, उसी में ही ये सारी चीजें दे रखी हैं, और इसके अलावा भी कुछ दे रखी हैं। तो देख लेते हैं कि ये जो सब चीजें दे रखी हैं, ये क्यों जो है इन पे पंचायत क्यों नहीं अप्लाई होती, पंचायत एक्ट। तो सबसे पहले जो है म्यूनिसिपैलिटी क्यों नहीं अप्लाई होती, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में क्या लगता है, सिटी में क्या लगता है, सबसे पहले सिटी में क्यों नहीं अप्लाई होती, क्योंकि सिटी जो होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, वहां पे आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लगता है। जैसे बड़ी सिटीज का मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज जैसे बॉम्बे। तो मुंबई जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो किसके तहत बनी हुई है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, क्योंकि वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन है। ऐसी सिटी से कोई छोटी चीज होगी, शहर है कोई, अर्बन एरिया है लेकिन सिटी नहीं है, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे म्यूनिसिपैलिटी या नोटिफाइड एरिया, वहां पे म्यूनिसिपैलिटी या नोटिफाइड एरिया होगा, और वो किस एक्ट से गवर्न होता होगा, वह म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से एक्ट से गवर्न होता होगा। ऐसे ही जहां पे कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट कहने का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आर्मी मैन रहते हैं। तो सिर्फ आर्मी मैन नहीं रहते हैं, वहां पे क्या है, कुछ सिविलियंस भी रहते हैं। तो उस जगह पे जो है कैंटोनमेंट एक्ट अप्लाई होता है। ऐसे ही जब ट्रांजिशनल एरिया होता है, जहाँ पे जो गांव और शहर के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम यूपी टाउन एरिया के तहत नगर पंचायत कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पे पंचायत एक्ट नहीं अप्लाई होगा, बल्कि वहां पे क्या पंचायती राज सिस्टम नहीं होगा वहां पे, और वो पंचायती राज एक्ट से गवर्न नहीं होंगी, बल्कि वो क्या है, डिफरेंट एक्ट से गवर्न होंगी। और वहां पे क्या है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया, कैंटोनमेंट और नगर पंचायत, इस तरीके की चीजें वहां पे होंगी। इसी के बाद देख लेते हैं कि ये फोर्स कब आता है। तो एट वंस इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही ये एक्ट आएगी तो एट वंस ये जो है फोर्स में आ जाएगी। इसी के बाद हम एक डेफिनेशन क्लॉज देख लेते हैं, क्या कहता है नगर पंचायत। अब नगर पंचायत देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे चीजें जाके एक ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत खुद एक बॉडी है, और बॉडी में ही क्या होती है, एक और बॉडी होती है जिसको कहते हैं हम क्या, न्याय पंचायत। तो एक ग्राम पंचायत होती है, एक न्याय पंचायत होती है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी जो कंपोजिशन होती है, और इसमें जो आदमी होते हैं, वो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अब आप समझ जाएं कि न्याय पंचायत जो है, न्याय पंचायत जो है कहाँ बनाई गई है, ये सेक्शन 42 में बनाई गई है। तो न्याय पंचायत क्या है, एक भी हो सकती है, और क्या इसमें क्या है, बेंच भी हो सकती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है क्या न्याय पंचायत की बेंच हो सकती है, तो उसमें ऑफ कोर्स बेंच भी हो सकती है, और वो दोनों जितनी भी बेंच होंगी, वो सभी क्या कहलाएंगी, आपकी न्याय पंचायत ही कहलाएंगी। ठीक है, तो न्याय पंचायत इसी तरीके से न्याय पंचायत ओवर हो जाता है। और अब आगे देख लेते हैं एक इसी के साथ यहाँ पे कुछ मैं इससे रिलेटेड आपको जितनी भी डेफिनेशन है वो करवा लेता हूँ। सी को देख लेते हैं। सी, जो सी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, क्रिमिनल केस। अच्छा, ये जो होती है, मैंने आपको बताया नहीं था कि ग्राम पंचायत जो होती है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और न्याय पंचायत क्या है, ये एक जुडिशियल बॉडी है। तो ऑफ कोर्स
जब जुडिशियल बॉडी है न्याय पंचायत, तो वो कैसे केसेस डील करेगी? तो वो दोनों तरीके के केस डील करेगी, सिविल भी डील करेगी और क्रिमिनल भी डील करेगी। तो अब जब सिविल भी डील करेगी और क्रिमिनल भी डील करेगी, तो उनका सिविल और क्रिमिनल की केसेस की डेफिनेशन क्या होगी? तो जनरल डेफिनेशन जो क्रिमिनल केस की होती है, तो आप ये समझ सकते हैं जो भी जिसमें पनिशमेंट होती है वो सारे क्रिमिनल केस होते हैं, वो सारे के सारे ही क्रिमिनल केस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये जो डेफिनेशन क्रिमिनल केस की दी है वो बड़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि क्या होता है, जो केसेस ट्रायबल बाय न्याय पंचायत हैं, ये नहीं कि सारे केसेस, इवन मर्डर। अब आप देखें एग्जांपल के तौर पे दूं तो मर्डर, क्या मर्डर नगर पंचायत न्याय पंचायत द्वारा ट्राई किया जा सकता है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो वो जो ये इतने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, ये जो है न्याय पंचायत नहीं डील करती। जो न्याय पंचायत है वो कहीं ना कहीं छोटे केस डील करेगी। तो क्या हुआ, क्रिमिनल केसेस में इसका जुरिडिक्शन बड़ा लिमिटेड है। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं होगी क्रिमिनल केसेस की जैसे हम अदर क्रिमिनल मैटर्स में देखते हैं। तो इसकी बड़ी लिमिटेड सी डेफिनेशन होगी कि जो केसेस ट्रायबल बाय न्याय पंचायत होंगे, क्रिमिनल इन नेचर होंगे, वही क्या होंगे, क्रिमिनल केसेस कहे जाएंगे। और उसमें कौन सी प्रोसीडिंग्स इंक्लूड होंगी, जो सेक्शन 53 में आती हैं। इसी के साथ में जब क्रिमिनल केस की बात करता हूं न्याय पंचायत की, तो यहीं पे नीचे देख लेते हैं, कहीं ना कहीं क्रिमिनल के केस के साथ सिविल सूट भी आएगा, जिसको हम नीचे देखते हैं। ये आ गया सिविल सूट। अब इसी न्याय पंचायत में क्या है, सिविल सूट भी हो रहा है। अब सिविल सूट की जनरल परिभाषा में ये कहा जाता है कि सिविल सूट जो होते हैं वो सिविल इन नेचर होते हैं। तो एक सिंपल सी साधारण सी सीपीसी की ये एक भाषा में कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, सारे सूट्स जो होते हैं वो सिविल सूट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो सीपीसी के तहत है वहां पे क्या है, बड़े बड़े सूट्स भी ट्राई होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, यहाँ एक लिमिटेड जुरिडिक्शन है न्याय पंचायत की। बड़े बड़े सूट्स 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इतने बड़े बड़े जिनकी अमाउंट होगी, वो ऐसे सूट्स नहीं ट्राई करेगा। इसके छोटे छोटे से सिविल सूट्स होंगे जो ये ट्राई करेगा, उनकी लिमिटेड सी जुरिडिक्शन होगी। और जब ये लिमिटेड सी जुरिडिक्शन होगी, तभी ये क्या कहलाएगा, कि ये कहलाएगा कि भाई ये जो है सिविल सूट्स ट्रायबल, जो ट्रायबल है न्याय पंचायत द्वारा, वही सिविल सूट्स उसके हिसाब से सिविल सूट्स माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आगे ऊपर देख लेते हैं न्याय पंचायत का क्या है, ये सर्कल, एक सर्कल जो डेफिनेशन दे रखी है, ये सर्कल भी किससे रिलेटेड है, न्याय पंचायत से ही रिलेटेड है। तो न्याय पंचायत में क्या होता है, क्या होता है, जो जुरिडिक्शन को डिफाइन किया जाता है वो किसके हिसाब से किया जाता है, सर्कल के हिसाब से। जबकि डिस्ट्रिक्ट में जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो वहां जुरिडिक्शन क्या होता है, उसका जुरिडिक्शन पूरी डिस्ट्रिक्ट पे होता है। ठीक है, और न्याय पंचायत का जुरिडिक्शन कहाँ होता है, सर्कल में। अब सर्कल जो होता है वो बताया जाता है कि न्याय पंचायत का क्या सर्कल है। जब एक पंचायत होगी तो उसका क्या है, एक सर्कल होगा, उसी पंचायत में वो काम करेगी। लेकिन अगर जो सोचो बहुत सारी गांव एक साथ मिले हुए हैं, तो उसमें क्या है, न्याय पंचायत का सर्कल जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जो पंचायत एरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा इसका सर्कल। तो पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट पे न्याय पंचायत का जुरिडिक्शन नहीं होगा, बट एक स्पेसिफिक लिमिटेड सर्कल पे ही उसका क्या होगा, जुरिडिक्शन होगा। तो ये जुरिडिक्शन जो होता है एरिया के बेसिस पे बताया जाता है। और वो एरिया कैसे डिफाइन किया जाता है न्याय पंचायत का, वो ऐसे डिफाइन किया जाता है, जिस भी ग्राम पंचायत में वो न्याय पंचायत है, तो उसका ही एरिया उसका सर्कल कहलाया जाता है। इसके बाद हम और देख लेते हैं कि डेफिनेशन देख लेते हैं अडल्ट की। तो अडल्ट क्या होता है, अडल्ट यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, अडल्ट जो यहाँ पे माना जाता है वो माना जाता है 21 ईयर्स से ऊपर का। तो यहाँ आप यहीं से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई आपका जो है वोटिंग एज कितनी है। और वोटिंग एज तो चलो ठीक है, और इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन की एज तो चलो एक है, ठीक है, 18 साल है। लेकिन प्रधान और मेंबर बनने की क्या एज है, तो प्रधान और मेंबर बनने की एज जो है वो क्या होती है, 21। तो आप थोड़ा सा लॉजिक यहाँ से लगा सकते हैं याद करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए, कि भाई प्रधान और मेंबर एक जिम्मेदार आदमी होते हैं, थोड़े मेच्योर होने चाहिए। तो इसी वजह से उनकी एज जो है 18 साल ना रख के 21 साल रखी गई है।
क्यों? क्योंकि वो 21 साल का आदमी इन्होंने अडल्ट मान लिया है। तो अडल्ट का मतलब शायद मेच्योर इतने हो गए हैं कि वो इस ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद करने के लिए बताया। वैसे अडल्ट की डेफिनेशन आपको यही ध्यान रखनी है कि 21 ईयर से ही। तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया, याद रहे जिससे। ऐसे ये बैकवर्ड क्लासेस क्या क्या मतलब है? तो ये बैकवर्ड क्लासेस का मतलब हम कई बार जब पेपर देने जाते हैं तो इसका बैकवर्ड क्लासेस का मतलब जो होता है वो हम लोगों को एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं पता होती। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन जो है वो कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास एक्ट 1994। जब आप अपना कोई भी फॉर्म भरने जाओगे और आप उसमें बैकवर्ड टिक करोगे तो वो बैकवर्ड जो है वो कहाँ से डिफाइन हो रहा होगा? वो डिफाइन हो रहा होगा इससे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन एक्ट से डिफाइन हो रहा होगा। और उसमें भी बैकवर्ड क्लास में ये कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेंगे हमारे जो बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन है वो शेड्यूल 1 में मिलेगी। तो इस तरीके से आपको ये शेड्यूल 1 में बैकवर्ड क्लास की आपको डेफिनेशन मिल जाती है। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि ये जो है ये कुछ आदमी दे रखे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स दे रखे हैं, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ से ब्रॉडली आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और जो ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं या इससे नीचे ओहदे के जो आदमी होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो सब डिवीजन में होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यानी मेन मेन जगह, ठीक है। और सब डिवीजन यानी उसकी छोटी छोटी सब डिविजन्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोस्टिंग मिलती है कभी एक आईएएस को, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम बन के वो आता है। एक हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। इसी तरीके से हम देखते हैं आपका यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट और ये जो सब डिविजन है ये किसके परिप्रेक्ष्य में, किसके संदर्भ में, किसकी कंसर्न ये बात करी गई है? तो ये जो सारे डीएम, एसडीएम, कलेक्टर की बात करी गई है। तो जो भी जिस भी एरिया में ग्राम जिस 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 डिस्ट्रिक्ट में वो ग्राम सभा आती होगी, जिस सब डिवीजन में वो ग्राम सभा आती होगी, तो वो जो है उन कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की ये बात करते हैं। फिर इसी के बाद देख लेते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये कौन होता है और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन होता है? तो एक्चुअली क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बंदे होते हैं जो जो इलेक्टोरल रोल होता है ग्राम सभा में। इंपॉर्टेंट है बहुत, ये ध्यान रखना कि ग्राम सभा में जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा में वो मेंबर्स कैसे जाने जाते हैं कि ग्राम सभा के मेंबर्स हैं? उनको जो आदमी रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्टोरल रोल में उन्हीं को ग्राम सभा का मेंबर माना जाता है। तो सारे 18 साल के जिन्होंने भी अपना नाम रजिस्टर करा लिया है वो उस ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाए जाएंगे। और ये रजिस्टर करना जो काम है ये किसका होता है? ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का होता है। और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये ऑफ कोर्स क्या होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो अपॉइंट किया जाता है, लेकिन सिर्फ अकेले उसकी ही नहीं चलती, इसको कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे क्या असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है वो क्या अपॉइंट किया जाता है, और वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको जो है अ, आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, इसमें ये दे दिया जाता है कि क्या असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर जो है क्या वो स्टेट कंसल्टेशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो नहीं, वो सिर्फ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। इसी के बाद हम देख लेते हैं जिला पंचायत क्या है। जिला पंचायत क्या है और ग्राम पंचायत क्या है, इनको हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, और फिर हम कंपैरेटिवली ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे। तो जिला पंचायत क्या है? 3 टायर सिस्टम है हम लोगों का। जो ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम कैसे है? एक बलवंत राय हुआ करते थे, तो उन्होंने एक उनकी कमेटी बनी, तो उन्होंने सजेस्ट किया 3 टायर सिस्टम। ऐसे ही उनके बाद एक अशोक मेहता आए, तो उनकी कमेटी बनी, तो उन्होंने 2 टायर सिस्टम का। तो ये दोनों सिस्टम क्या है? गवर्नमेंट को प्रस्तुत किए गए कि ऐसे ऐसे हैं। तो उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने? क्या एक सिस्टम चूज किया जिसमें जो था हमारा 3 टायर सिस्टम। और 3 टायर सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले नीचे लेवल पे, इस पंचायती राज सिस्टम में नीचे लेवल पे क्या होता है? विलेज पंचायत होती है।
उसके ऊपर लेवल पे क्या होती है, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक लेवल की पंचायत होती है, और उससे सबसे ऊपर लेवल पे क्या होती है, जिला पंचायत होती है। ठीक है, तो ये जो होती हैं, ये 3 इसके टायर्स होते हैं, और ये 3 टायर्स के बारे में हम लोगों को कहाँ पता चलता है, सेक्शन 2 जो है ये वहाँ डिफाइन करी गई है। जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961 में ये जो है डिफाइन करे गई, इस एक्ट में नहीं है। इस एक्ट में आप इनका चर्चा बहुत कम जगह सुनोगे, हाँ 1-2 जगह सुनोगे, जैसे कहीं ग्रांट देने में, और जैसे कहीं कुछ प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी में जो आपकी ग्राम पंचायत है उसके डेवलपमेंट प्लान को किसको दिया जाता है, तो ऐसी ऐसी जगह क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का जिक्र आ सकता है। लेकिन इनको बड़ी डिटेल में जो डिस्कस किया गया है वो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम में ही डिस्कस किया गया है। इसी के कंपैरिजन में मैंने आपको बता चुका हूँ, ग्राम पंचायत जो होती है वो कहाँ बनाई जाती है। ग्राम पंचायत जो बेसिक 3 टायर लेवल में जो सबसे नीचे का लेवल होता है वो कहाँ बनाया जाता है, वो एक विलेज पे बनाई जाती है, और इस विलेज पे जो बनाई जाती है वो अंडर सेक्शन 12 बनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, ये इतनी छोटी डेफिनेशन नहीं है, कभी कभी आपको बड़ी इसको जब आप कंपेयर कर रहे होते हो ग्राम सभा में, तो उसके हिसाब से आपको समझनी पड़ती है, ये समझानी पड़ती है ये डेफिनेशन। तो अभी देख लेते हैं, अभी मैं ग्राम सभा में करा रहा हूँ। तो ग्राम सभा क्या है, उसके कंपैरिजन में जब हम ग्राम पंचायत करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा एक बॉडी है, और ये बॉडी जो है वो क्या है, स्टैब्लिश करी जाती है सेक्शन 3 में। ठीक है, और ये किन लोगों से बनती है, मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था कि इलेक्टोरल ऑफिसर जो है इलेक्टोरल रोल बनाता है, एक लिस्ट बनाता है जिसमें लोगों का सबका नाम होता है। तो वो लिस्ट जो होती है, जिन लोगों का भी नाम उस लिस्ट में होता है, ठीक है, वही लोग क्या होते हैं ग्राम सभा में, क्या होते हैं, वही कंप्रोमाइज करते हैं, वो सारे लोग क्या कंप्रोमाइज करते हैं, उसी से आपकी ग्राम सभा बनती है। और ये क्या होती है, ये ग्राम सभा कहाँ होती है, ग्राम पंचायत में ही ये ग्राम सभा होती है। तो आप ये कह सकते हो कि ग्राम सभा में ही ग्राम सभा एक, आप एक अगर जो आप टर्म यूज करना चाहें, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से टर्म है, कि जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स, जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान और मेंबर है वो ग्राम सभा का भी मेंबर होगा, लेकिन जो सारे ग्राम सभा के मेंबर हैं वो मेंबर और प्रधान नहीं होंगे। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है। तो ये आप थोड़ा जब थोड़ा सा गहराई तक इस चीज को समझ जाओगे तो आप इनका मतलब भी निकालने लगोगे। लेकिन बेसिकली आपको ये देखना है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों डिफरेंट चीजें हैं, और इनको डिफरेंटली इनके बारे में बात करी गई है। जैसे चैप्टर 1, जो चैप्टर आपका 2 है और 3 है, तो वो 2 और 3 जो चैप्टर्स हैं वो बात करेंगे ग्राम सभा के बारे में। लेकिन जब हम चैप्टर 3A पे बात आएंगे या 4 पे बात करेंगे, उसके ऑनवर्ड्स बात करेंगे, तब हम सारा ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ग्राम सभा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉडी है। तो यहीं पे क्या है, ग्राम पंचायत को अगर हम कंपेयर करें तो ये बॉडी नहीं है, सिर्फ एक बॉडी नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो एक एक बड़ा सा टर्म है जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आप समझ जाएं, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है एक कंटिन्यूअस चलने वाला इंस्टीट्यूशन, ये कभी टूटता नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक ये ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअस चलेगी, हर 5 साल के बाद ये नई फॉर्म होगी, इसमें 6 महीने से ज्यादा का कभी भी कोई गैप देखने को आपको नहीं मिलेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो मैक्सिमम 6 महीने का बीच में गैप हो सकता है, वो भी इलेक्शंस वगैरह के लिए, लेकिन इससे ज्यादा गैप नहीं होता। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी चलती रहेगी, एक 5 साल का टर्म खत्म हुआ फिर दूसरी बन गई, दूसरी के बाद तीसरी, तो कंटिन्यूअसली चल रही है। तो इस वजह से क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो इसको कहा जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। ऐसे क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है, ये कॉन्स्टिट्यूट सेक्शन 12 में होती है, और इसमें क्या होते हैं, मेंबर्स और प्रधान, प्रधान और मेंबर्स, प्रधान होते हैं, प्रधान होता है इसमें जो कंपोजिशन में होता है, और क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कितने होते हैं, 9 से लेकर 15 तक, सारे ऑड मेंबर्स जितने भी होंगे वो उतने नंबर्स हो सकते हैं एज पर पॉपुलेशन। वो हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे, एक सेक्शन आएगा जिसमें उसके हिसाब से नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। ऐसे जब हम ग्राम सभा को कंपेरेटिवली देख रहे हैं कितने मेंबर्स होते हैं, तो भाई कितने भी हो सकते हैं, जितने भी इलेक्टोरल रोल 18 साल से ऊपर है, जिन्होंने अपने आप को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर कर दिया है, तो वो सारे मेंबर्स यहाँ पे आपके हो सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन। तो ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है
ये इम्पोर्टेंट बॉडी इस तरीके से होती है, इसको गवर्नर अपॉइंट करता है और ये 243 में कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंट होती है। और ये क्या होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या है, रिकमेंडेशंस देती है गवर्नर को। गवर्नर साहब को ये करती है, बताती है कि देखिए जो ये फंड्स हैं, यानी कहने का मतलब जो रिवेन्यू कलेक्शन है स्टेट के द्वारा, स्पेसिफिकली स्टेट, सेंटर के द्वारा नहीं, स्टेट के द्वारा जो उसकी रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें कितना हिस्सा जो है वो आपका जो पंचायत हैं उनका होगा। तो ये फाइनेंस कमीशन ही होता है जो रिकमेंड करता है, और इसी के बेसिस पे क्या होती हैं, इवन ग्रांट्स भी मिलती हैं किसको, ग्राम पंचायत को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है। देखिए हर चीज क्या होता है, मनी मेक्स द मेयर गो, एक कहावत है पुरानी। तो यहाँ पे भी क्या है, हर चीज जो चलती है इस जहान में, इस दुनिया में, क्या है, ये पैसे से ही चल रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, पंचायत को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, और पैसा जो मिलता है वो किसके किसके कहने पे मिल रहा है, किसकी रिकमेंडेशंस पे मिलता है, तो वो क्या है, फाइनेंस कमीशन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी क्षेत्र पंचायत, अब क्षेत्र पंचायत, ऊपर हमने क्या है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत बात करी। अब ये क्या है, यहाँ क्षेत्र पंचायत है, तो ब्लॉक लेवल, यानी ये बीच का टायर है। 3 टायर मैंने आपको बताए थे, आपका विलेज लेवल, बीच में ब्लॉक लेवल या क्षेत्र लेवल, और उसके ऊपर जिला लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो ये बीच का लेवल है इसको क्षेत्र पंचायत कहते हैं, और ये कहाँ है, ये डिफाइन करी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में। कौन सी एक्ट में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 में। तो ये तीनों टायर्स के बारे में यहाँ पे इसने डिस्कस कर, ऐसे ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के यहाँ से डिलीट कर दिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मुंसिफ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मैंने आपको बताया था क्या, ग्राम पंचायत एक एग्जीक्यूटिव विंग है, और न्याय पंचायत क्या है, यह ये इसका एक जुडिशियल विंग है। तो जुडिशियल विंग में कौन, जो क्रिमिनल और सिविल केसेस डिसाइड कर रहे होंगे वो कौन होंगे, तो लोएस्ट लेवल ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, और वो कौन होते हैं, जो मुंसिफ होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। उनका ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, तो उनका ज्यूरिडिक्शन जो होता है, ज्यूरिडिक्शन वो वाला नहीं होता जैसे सीपीसी में होता है। इनका ज्यूरिडिक्शन वो होता है जो आपका न्याय पंचायत का ज्यूरिडिक्शन होगा, यानी न्याय पंचायत के जो भी सिविल और क्रिमिनल केसेस, जितने भी अमाउंट के और जितने भी पनिशमेंट के न्याय पंचायत ट्राई कर सकती है, वो सारा इनका ज्यूरिडिक्शन होगा। तो कहने का मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स क्या होंगे न्याय पंचायत में, न्याय पंचायत में आपको देखने को मिलेंगे, मिलते हैं। तो इसी के बाद हम ये देख लेते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या चीज है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो आपका 243 की कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, अच्छा ये भी आप यहीं पे समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन दो होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। तो जो सेंट्रल लेवल पे होता है वो सेंट्रल के कंट्रोल में होता है, और जो स्टेट पे होता है वो स्टेट के कंट्रोल में होता है। कई बार ये क्रिटिसिज्म आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में कि क्यों वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे, या क्यों उनका प्रॉपर जो होता है इलेक्शन वगैरह जो होते हैं वो क्यों नहीं हो पाते। ये इस वजह से नहीं हो पाते। ये एक कई बार क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये स्टेट के अंडर में होता है। तो जब भी कोई स्टेट में कोई पार्टी पावर में है और सेंटर में कोई दूसरी पार्टी पावर में है, तो स्टेट कभी भी नहीं चाहती कि जो पंचायत में है वो सेंटर का किसी पार्टी का आदमी हो। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्टेट कमीशन को। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट कमीशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और पंचायती राज सिस्टम पे गलत प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि एक्चुअली क्या था यहाँ पे, जो दो कमिटीज बनी थी, बलवंत राय कमेटी और अशोक मेहता कमेटी, जिन्होंने 3 टायर और 2 टायर का सजेशन रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें बलवंत राय की बात मानी गई थी। तो उसमें क्या है, उसमें एक जगह ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस होना चाहिए पंचायत लेवल पे, यानी उनका सिंबल यूज करें, उनका उनकी चीजों को यूज करें। कौन, ये जो 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 वहाँ के जो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस चीज को नकार दिया था, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था, और ये वाली रिकमेंडेशन जो अशोक मेहता ने दी थी ये वाली उनकी नहीं मानी गई थी। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन फिर भी चूंकि क्या होता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है, तो हाँ गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। वो चाह सकते हैं वो, क्योंकि वो कई बार इन्फ्लुएंस करना चाहेगी चुनाव, जिससे कि उसी के एमपीज और उसी के एमएलए जो हैं वो चुन के आए उसी पार्टी के। तो कई बार इन्फ्लुएंस होने की बहुत काफी हद तक चांसेस रहते हैं। ये बात हम देखते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है पंचायत का। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो
तो ये जो होता है चीफ निर्वाचन को क्या कहेंगे? चीफ नॉमिनेशन ऑफिसर, ये इसकी इंग्लिश होगी कि चीफ नॉमिनेशन ऑफिसर पंचायत। ये कौन होगा? तो ये कौन होगा? ये स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी किसके कंसल्टेशन में? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट तो अपॉइंट करेगी इसको, लेकिन ये क्या होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन कंसल्टेशन में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता है। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं मैंने क्या बताया ऊपर? मैंने कई चीजें हो गई, एक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया और एक ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गया। ये दोनों किसके किसके क्लॉज, किसके पंजों में है, किसकी किसकी सुनते हैं ये? तो ये किसकी सुनते हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट की सुनते हैं, और यही इनके लिए क्या है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हो जाता है कि ये क्या है, ये इनके कहे पे चलते हैं और ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चुनावों को। इसी के बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, वर्ड क्यों रेलिवेंट है, ये भी आप समझ लें। एक्चुअली यहाँ पे बात करेंगे जब हम चैप्टर 3A को पढ़ेंगे, तो चैप्टर 3A जो है बेसिकली वो किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से। इलेक्शंस को क्या है, इलेक्शंस को वहां बता रखा है कि इलेक्शंस में क्या होगा, इलेक्शंस में रिजर्वेशन होगा। और रिजर्वेशन में भी क्या होगा? रिजर्वेशन में एक स्पेसिफिकली दे रखा है कि जहां बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कुछ पता नहीं होगा कि कितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं वहां पे, तो क्या है, सर्वे कराया जाएगा। और सर्वे में क्या होगा? लास्ट सेंसस, जो लास्ट सेंसस होगा मतलब उसको भी यूज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बैकवर्ड क्लासेस में क्या होगा? सर्वे होगा। तो वो सर्वे जो होता है, ये सर्वे किस बेसिस पे होता है? ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। और पॉपुलेशन जो होती है वो किस बेसिस पे जो है कौन सी पॉपुलेशन, कौन से साल की पॉपुलेशन, हर साल तो अलग अलग पॉपुलेशन होती है, कौन से साल की पॉपुलेशन जो है वो क्राइटेरिया माना जाएगा। तो वो क्राइटेरिया जो होता है वो पहला सेंसस माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अब 2021 में जो इलेक्शंस होंगे, तो उसमें क्या सेंसस कौन सा चलेगा? तो 2011 का सेंसस चलेगा। तो हर 10 साल बाद ये सेंसस जो होता है, ये इनकी जो होती है पॉपुलेशन काउंट होती है और रिवाइज होता है। तो हर साल 10 साल बाद का डाटा आता है उससे अगले साल में। तो 2011 का 10 साल बाद यानी 2021 में डाटा। इसी के तरीके से देखते हैं पंचायत एरिया क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पंचायत एरिया किसी भी इलेक्शन के लिए भाई आपको किसी एरिया के, एक एरिया क्या आपको पता होना जरूरी है भाई। आप तभी तो आप उन लोगों को जो उस एरिया में रहते होंगे, जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होंगे, तभी तो आप पता कर पाओगे कि हाँ भाई यही लोग वोट करेंगे। और यही लोग क्या है, अपने जो अपने अपना नुमाइंदा समझेंगे, उसको इलेक्ट करके ये एज अ प्रधान बनाएंगे, ये मेंबर बनाएंगे। तो उनके लिए क्या है, एरिया निश्चित होना जरूरी है। तो एरिया जो होता है, एरिया और कुछ नहीं होता, ये टेरिटोरियल एरिया होता है ग्राम पंचायत का। कहने का मतलब जहां तक भी उसका एक्सटेंट है ग्राम पंचायत का, जहां तक भी वो फैली हुई है, उस एरिया को आप क्या कहेंगे? पंचायत एरिया कहेंगे, जिसके जिसके अंदर इलेक्शन होते हैं, किसके? प्रधान के और मेंबर्स के। हम देख लेते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक लैंड जो होता है वो क्या होता है? पब्लिक से, जो जिसको पब्लिक जो है उसको एक्सेस कर सकती है, उस चीज को पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक लैंड कहा जाता है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछता है कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक लैंड तो वो होगा जहां पे आप फीस देके अंदर जा सकते हो, जैसे कोई पार्क। ऐसा नहीं है, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जहां पे भी पब्लिक जा सकती है, जैसे सड़क है, सड़क पे कोई भी पब्लिक चल सकती है, तो वो भी पब्लिक लैंड है। और एक पार्क है, वहां पे पैसे देके आप अंदर जा रहे हो, तो वो भी क्या है? पब्लिक लैंड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पब्लिक लैंड के लिए ये नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है कि वो पेमेंट दे के, यानी कोई पैसे दे और तभी अंदर जाए, तो ये क्राइटेरिया नहीं होता। पब्लिक लैंड तो ऐसे क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्यों पब्लिक सर्वेंट रिलेटेड है? अभी मैं आपको जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी ऊपर बताया और पब्लिक लैंड मैंने आपको बताया, इसका रिलेशन आगे आप देखोगे कहाँ पे, कहाँ पे आपको ये चीजें जो हैं कहाँ आपको कनेक्टेड होती हुई मिलेंगी। तो एक्चुअली कहाँ मिलेंगी ये? कहीं आपको जब मेंटेनेंस की, कोई कहते हैं आपके मैनेजमेंट की बात आ रही होगी, जो ग्राम पंचायत के उसमें होगा, तो ये उस वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक लैंड का जिक्र आएगा। या फिर कहते हैं क्या होगा, कभी जो ये जो लैंड का जो मैनेजमेंट होता है, जो पब्लिक लैंड्स होते हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है, वो कौन करता है? वो ग्राम पंचायत का ही एक दूसरा रूप होता है, भूमि प्रबंधक समिति, तो वो करता है। तो कभी कभी वहां पे भी ये रिलेट करेंगे चीज, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब है। जो एन में दे रखा है, जो सब क्लॉज एन में है 2 के, वो पब्लिक सर्वेंट क्या मतलब है? तो यहाँ पब्लिक सर्वेंट का मतलब जो है वो कहाँ से रिलेट किया गया? इंडियन पिनल कोड से। अब ऐसा क्यों किया गया है?
तो इसका भी थोड़ा रिलेशन समझ लीजिए, इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होगा, कुछ पैसों के मामले में कुछ गड़बड़ी करी जाएगी। जो कौन है, आपके ऑफिस बियरर्स हैं किसके, ग्राम पंचायत के, जैसे प्रधान, मेंबर और भी कहते हैं जो स्टाफ वगैरह है, वो क्या है, उसके ग्राम पंचायत का हिस्सा है। न्याय पंचायत में पंच, सरपंच, ये सब लोग हिस्सा है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि ये लोग क्या है, कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो जब इन पे जो गड़बड़ करेंगे, तो इन पे जब ऑफेंस बनेगा, तो ऑफेंस क्या है, ऑफेंस बनने के लिए इन पे अगर जो कोई ऑफेंस बनना है, तो इनको सबसे पहले प्रूव ये करना पड़ेगा कि ये पब्लिक सर्वेंट है। क्यों? क्योंकि जब पब्लिक सर्वेंट करेंगे तभी इनका एक स्पेशल प्रोसीजर जो सीआरपीसी में इनके ऊपर लगता है वो अप्लाई होगा। ऐसे ही जो आपके स्पेसिफिक प्रोविजंस पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड हैं चैप्टर्स आईपीसी में, वो इन पे लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं कि साधारण आदमी एक प्राइवेट आदमी की तरह बच के निकल जाएंगे, अगर जो इन्होंने पैसे के साथ कुछ इनके जो पब्लिक का पैसा है, यानी ग्राम पंचायत में जो पब्लिक का पैसा है उसके साथ इन्होंने गड़बड़ी की। तो इसी वजह से इनके ऊपर क्या एक ये ताज रख दिया गया है, किसका, ग्राम, इसका पब्लिक सर्वेंट का ताज रख दिया है कांटों का, कि बेटा अगर जो आप कुछ गड़बड़ करते हो तो ये आईपीसी आपको छोड़ेगी नहीं। और क्योंकि आप आईपीसी के हिसाब से सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट है। अब देख लेते हैं पब्लिक स्ट्रीट्स। ऊपर हमने पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक लैंड के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पब्लिक स्ट्रीट्स के बारे में। ये पब्लिक स्ट्रीट्स क्या है, आपको थोड़ा रिलेट करके बता देता हूँ। ये क्या है एक्चुअली, ये यहाँ इस वजह से लिखी गई है क्योंकि इनका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट कौन करेगी, जो ग्राम पंचायत के एरिया में जो पब्लिक स्ट्रीट्स होंगे वो कौन करेंगी, ग्राम पंचायत करेगी एज इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन ये होगा। तो इस वजह से यहाँ डिफाइन कर रखा है। लेकिन हमको पता भी होनी चाहिए पब्लिक स्ट्रीट्स है क्या। तो पब्लिक स्ट्रीट्स जो साधारण तौर पे अगर एक जनरल डेफिनेशन देखें तो वो होती है जहां से हम जिस पे से गुजरते हैं। आप गुजरते क्या है, नाले के ऊपर अगर जो स्लैब्स रख दी जाएं और उसके ऊपर से ही पब्लिक गुजरने लगे, या उसके ऊपर गटर्स बना दिए जाएं, तो क्या वो भी पब्लिक स्ट्रीट कहलाएगी। तो हाँ, वो भी पब्लिक स्ट्रीट कहलाएगी, और उसका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट भी किसके हाथ में होगा, ग्राम पंचायत के ही हाथ में होगा। ठीक है। लेकिन ये पब्लिक स्ट्रीट्स में क्या पब्लिक स्ट्रीट्स नहीं होंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे रोड, स्ट्रीट्स, ब्रिजेस, लेन, स्क्वायर्स, कोर्ट्स, एले, पैसेज ओन, मेंटेन, रिपेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो रिपेयर मेंटेन करी जाएंगी किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या अदर लोकल अथॉरिटी के द्वारा, वो जो है वो आपकी पब्लिक स्ट्रीट्स नहीं कहलाएंगे। देखिए क्या होता है, सारी स्ट्रीट्स का जिम्मा क्या है, ग्राम पंचायत का नहीं है। अभी जी शहर की अगर जो कोई सड़क है तो उसका जिम्मा म्युनिसिपैलिटी पे होगा, और शहर से आपका कोई हाईवे जा रहा है तो उस हाईवे का क्या है, आपका जिम्मेदारी किसकी हुई, हो सकता है स्टेट की हो, स्टेट हाईवे है तो हो सकता है वो किसकी, सेंट्रल की हो, नेशनल हाईवे है तो इसमें क्या है, डिपेंड करेगा कि किसके एरिया में है वो। और ये नहीं है कि जो कह रहे सारी की सारी स्ट्रीट्स होंगी वो नहीं होंगी ग्राम पंचायत में जो आ रही होंगी, अगर वो डिपेंड करेगा हर किसी स्ट्रीट का कि वो किसके हिस्से में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आती है, या किसी अदर लोकल अथॉरिटी के हिस्से में आती है। प्रिस्क्राइब्ड मतलब ये होता है प्रिस्क्राइब, कहीं पे बताई गई हो कोई चीज, तो कहाँ बताई जाती है, जैसे यहाँ पे कहीं पूरी एक्ट में कोई कंफ्यूजन है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि दो इलेक्शंस हुए और दो इलेक्शंस में, अलग अलग इलेक्शंस में, एक में आदमी प्रधान बन गया और दूसरे में का आदमी एमपी एमएलए बन गया। तो अगर इस तरीके की कोई बात होती है तो उनका उनका जो उनके बारे में जो निर्णय है, उनके बारे में जो रूल्स है, भाई यहाँ पे तो सारी चीजें नहीं दे रखी इस एक्ट में, तो वो कौन सी एक्ट में कौन से रूल्स में मिलेंगे, तो वो रूल्स जो होंगे वो कहलाएंगे प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। तो इस तरीके की कि कौन सी पोजीशन उसकी खाली होगी, जब दोनों ही जगह वो इलेक्ट हो गया है तो दोनों में से कौन सी जगह उसकी खाली होगी, या कौन सी जगह में वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा, या कौन सी जगह उसमें कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी, तो उसको कहा गया है यहाँ पे प्रिस्क्राइब। एक एग्जाम्पल है, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब क्या मतलब, जो इस एक्ट में नहीं दे रखी या किसी और एक्ट में दे रखी है या कहीं कहीं और रूल्स बने हुए उसमें दे रखा है, तो उसको प्रिस्क्राइब कहेंगे। ऐसे ही प्रिस्क्राइब अथॉरिटी देख लेते हैं। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, देखिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी क्या होती है, एक्चुअली क्या है, ये जब तक 1961 की एक्ट नहीं आई थी और 1947 में ये एक्ट बन चुकी थी, तो क्या था उस टाइम इतने लोगों को पता नहीं था, इतनी डेवलप नहीं थी, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं इतने ज्यादा नहीं एनालाइज कर पाए, नहीं सोच पाए इतने आगे की चीजें, कि भाई ये क्या है कि कौन अफसर कौन सी चीजें करेगा, कौन डिसाइड करेगा, कुछ पर्टिकुलर मैटर आ जाता है, या किसके पास ये चीज, ये अथॉरिटी जो है, मतलब किसके पास ये अथॉरिटी होगी।
तो जब इस तरीके की बात हुई तो उस सिचुएशन में इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड निकाला जिसको कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। जब क्या है इनको एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई किस आदमी के पास ये चीज जाएंगी, तो उसको इन्होंने क्या लिख दिया, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है बाद में डिफाइन कर दी गई कहाँ, शेड्यूल 3 में, उसमें बता दिया गया 1961 तक, क्योंकि क्या है इन लोग काफी गवर्नमेंट चला चुके थे, तो इनको आइडिया हो चुका था किस कौन सा मैटर किसके पास जाना चाहिए। तो क्या शेड्यूल 3 में ये आपकी जो 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 ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उनको खोल दिया गया कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो एक्ट में वहां ये सेक्शन फला फला में बताई गई है, ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन है। तो ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर एग्जांपल वहां पे जैसे बताया गया कि अब स्टेट इलेक्शन कमीशन है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ऐसी क्या है जब प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी लिखी हुई तो अब क्या है ये स्टेट गवर्नमेंट है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो अलग अलग जगह ये बताया गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो होती है, इसके अलावा एक तो ये चीज आपको कहाँ मिल जाएगी, ये यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में मिल जाएगी, जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को डिफाइन कर रखा है। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो वहां पे डिफाइन नहीं कर रखी होंगी, या कहते हैं डिफाइन कर रखी होंगी, वो क्या है स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं अब ये नहीं है ये है। तो इस तरीके का कोई क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट जो है, कोई जनरल फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, तो अथॉरिटी नोटिफाइड, तो नोटिफिकेशन निकाल देगी कि भाई अब जो है ये लोग जो हैं ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हैं, मैं ये ऑर्डर निकालती हूँ। इस तरीके का स्टेट गवर्नमेंट उनको फिर स्पेसिफिकली बता देगी कि अब से ये जो है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, या ये कोई नए आदमी है जिनको हमने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बना दिया है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, और इवन क्या है ये जो एक्ट है 1961 की ये भी बता सकती है कॉलम शेड्यूल 3 में कॉलम 3 में कि ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में कौन कौन होंगे। सिविल सूट्स में आपको बता चुका हूँ सब डिविजनल ऑफिसर्स कौन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके डेजिग्नेटेड और अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा। ये IAS ऑफिसर्स होते हैं, PCS ऑफिसर्स ही होते हैं जो इस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। विलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बेसिक पूरा इस पूरे पूरे की पूरी एक्ट का थीम है, और बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो विलेज क्या है, तो विलेज वो होती है जो क्या है रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड एज विलेज होती है। रिवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिवेन्यू यानी आपने लगान लगान का रिकॉर्ड होता है कि भाई इस गांव से या इनसे यहाँ से ये लगान लेना है। तो एक पुरानी प्रथा चली आ रही है, तो इनके क्या है बकायदा रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, तो उन रिकॉर्ड्स में जो गांव की तरह दर्ज हैं उनको विलेज माना जाता है एज अ जनरल रूल। लेकिन क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, अब क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है किसी ऑर्डर से, अगर किसी ऑर्डर से किसी जगह को वो विलेज बनाना चाहती है तो वो विलेज उसको बना सकती है। तो ऐसा भी प्रावधान होता है, स्टेट बहुत पावरफुल होती है, वो किसी विलेज को पंचायत वो म्यूनिसिपैलिटी भी बना सकती है, विलेज पंचायत को म्यूनिसिपैलिटी में भी ला सकती है, और वो इतनी पावरफुल होती है किसी म्यूनिसिपैलिटी को विलेज भी बना सकती है। हालांकि ये जो दूसरी वाली पोजीशन है कि म्यूनिसिपैलिटी को विलेज बना सकती है, ये नहीं देखा जाता। जनरली यही देखा जाता है कि विलेज जो है वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में आ जाती हैं, और वो क्या है वो म्यूनिसिपैलिटी से गवर्न होने लगती हैं बजाय पंचायती राज एक्ट के बजाय। तो एक्चुअली क्या है विलेज, क्या है विलेज क्या है यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप एक सरल भाषा में मैं कहूँ तो पंचायती राज एक्ट की जो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है विलेज, उससे ऊपर क्षेत्र और उससे ऊपर जिला, ये 3 टायर सिस्टम में सबसे बेसिक यूनिट जो है उसमें क्या है विलेज पंचायत जो होती है वो कहाँ होती है, वो विलेज में होती है। तो इसी के बाद देखते हैं कि भूमि प्रबंधक समिति क्या होती है। तो भूमि प्रबंधक समिति यहाँ बहुत शॉर्ट में कह दिया गया है कि 28A में जो डिफाइन करी गई है वो भूमि प्रबंधक समिति होती है। लेकिन मैं आपको यही समझाता हूँ भूमि प्रबंधक समिति और कोई नहीं होती, वो ग्राम पंचायत का ही एक दूसरा रूप होता है। दूसरा रूप कब दूसरा रूप धारण कर लेती है ग्राम पंचायत, तो दूसरा रूप जो है तब धारण हो जाता है ग्राम पंचायत का जब वो लैंड या प्रॉपर्टी से डील करती है। तो जब भी लैंड और प्रॉपर्टी से डील करें, और इस भूमि प्रबंधक समिति के और ग्राम पंचायत के दोनों के चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधान जो है वो दोनों का ही चेयरमैन होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।